आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस हार के बाद अब केजरीवाल का क्या होगा। केजरीवाल एक क्रांति का वादा लेकर भारत की राजनीति में आए थे कि मैं क्रांति कर दूंगा। तो क्या यह क्रांति समाप्त हो चुकी है? यह क्रांति तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अब केजरीवाल का जो स्टार्टअप था, जो इस क्रांति को लाने वाला था, ऐसा लगता है कि वो भी समाप्ति की ओर है। वैसे तो राजनीति में कहते हैं कि कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। किसी भी पार्टी को रूल आउट करना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग कम बैक जरूर करते हैं। लेकिन केजरीवाल का जो मामला है ये थोड़ा अलग है। केजरीवाल के पास अब कोई संवैधानिक पद नहीं रहेगा और ना ही वो वर्ष 2028 से पहले राज्यसभा के भी सांसद बन पाएंगे। अब ना वो विधायक है, ना वो सांसद हैं और ना ही उनके पास कोई भी संवैधानिक पद रहेगा। पंजाब में राज्यसभा के चुनाव वर्ष 2028 में होंगे और तब वो शायद पंजाब से राज्यसभा में आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स हैं। लेकिन 2028 तक क्या पंजाब में भी उनकी सरकार रहेगी? और दिल्ली में वर्ष 2030 में राज्यसभा के चुनाव होंगे और इसलिए केजरीवाल को अब सिर्फ आम आदमी पार्टी का संयोजक बनकर ही रहना होगा। और यह पद भी उनके पास कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसी जो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल होते हैं, इन्हें सत्ता का ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। अगर सत्ता का ऑक्सीजन इन्हें ना मिले तो इनकी सांस उखड़ने लगती है और सांस लेना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्ता की सप्लाई जैसे ही गई वैसे ही ये पार्टियां संघर्ष करने लगती हैं। शराब घोटाले में ईडी ने, यह बात शायद देश के लोगों को नहीं पता होगी या किसी ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना लिया है। यानी कि पार्टी भी आरोपी है। और अगर ईडी अदालत में यह साबित कर देती है कि जो शराब घोटाले का पैसा है उससे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उससे चुनाव जीत रही थी, और आम आदमी पार्टी अदालत में दोषी साबित हो जाती है, तो यह पार्टी भी समाप्त हो जाएगी और केजरीवाल के पास यह संयोजक का पद भी नहीं रहेगा। यह भी वक्त की बात है, यह तो अदालत के ऊपर है कि क्या होता है। लेकिन यह पहली बार है भारत की राजनीति में जब किसी घोटाले में एक पार्टी को आरोपी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल अभी जिस सरकारी बंगले में रह रहे हैं वो भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। इन नतीजों से यह भी स्पष्ट हो गया कि अब केजरीवाल की उस शीश महल में वापसी कभी नहीं होगी जिस पर उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था। असल में यह शीश महल केजरीवाल के लिए बड़ा अशुभ रहा और वो इसमें कभी रह ही नहीं पाए। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब वो चुनाव हार गए। तो कोई चीज ऐसी होती है, कोई गलती कई बार नेताओं से ऐसी हो जाती है कि वो गलती बहुत भारी पड़ती है। और केजरीवाल से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने ये सोचा कि वो अपने लिए एक शानदार महल बनवाएंगे और उसमें वो रहेंगे। इससे उनका जो वोटर था वो भी बड़ा नाराज हुआ। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी जिस नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या वो मुख्यमंत्री इसी शीश महल में जाकर रहेगा? और इस शीश महल का अब आखिर होगा क्या? इसमें कौन रहने वाला है और क्या इसकी भी अब अलग से कोई जांच कराई जाएगी? पिछले साल केजरीवाल ने यह कहते हुए मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया था कि अब वो दोबारा मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब दिल्ली की जनता चुनाव में उन्हें वोट देकर शराब घोटाले के आरोपों से मुक्त कर देगी। और अगर जनता उन्हें जेल में देखना चाहती है तो वो बीजेपी को वोट दे सकती है। और अगर जनता ने उन्हें वोट दिया तो इसका मतलब यह है कि जनता उन्हें ईमानदार मानती है, उन्हें बेकसूर मानती है। और तब उन्होंने खुद जनता को चुनौती दी थी कि आप मुझे बेकसूर मानते हैं तो मुझे वोट दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल चला जाऊं तो बीजेपी को वोट दीजिए। और देखिए, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया और केजरीवाल को यह बता दिया कि वो केजरीवाल को दोषी मानती है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। देखिए, इसी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जो लोग राजनीति में हैं, जो राजनीति करते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें इसी ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना चाहिए, इसी अहंकार से बचकर रहना चाहिए। और कितना अहंकार था केजरीवाल को कि वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि उन्हें पूरा यकीन ही था कि दिल्ली की जनता उन्हें बेकसूर मानती है और दिल्ली की जनता अगली बार भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसके 48 यानी 69% उम्मीदवार चुनाव हार गए और इनमें कई बड़े बड़े नेताओं के नाम भी हैं। देखिए, जब जनता किसी पार्टी को रिजेक्ट करती है, किसी बड़े नेता को रिजेक्ट करती है, तो फिर वो उस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को लाइन से हराना शुरू कर देती है। नई दिल्ली सीट से खुद अरविंद केजरीवाल 4000 वोटों से हार गए। जंगपुरा सीट से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 675 वोटों से हार गए। ग्रेटर कैलाश से एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज 3000 से ज्यादा वोटों से हार गए। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती 2100 वोटों से हार गए। और शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, जो कि घोटाले के आरोप में जेल में रहकर आए हैं, वो भी 21000 वोट से हार गए।
इनमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कुछ समय पहले तक जेल में थे और बाद में जमानत पर बाहर आकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था। और देखिए, तीनों को ही दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया और तीनों को यह बता दिया कि आप चाहे कुछ भी कहें अपने भाषणों में, दिल्ली की जनता उन्हें दोषी मानती है। दिल्ली की जनता घोटालों के जो आरोप लगे हैं उन्हें सही मानती है और इसीलिए दिल्ली की जनता ने तीनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे आपको यह पता चलता है कि जनता बहुत बुद्धिमान होती है, जनता सब देखती है, जनता को सब पता होता है। और दिल्ली की जनता ने यह बता दिया कि कब उनका ये ब्रेक पॉइंट आ गया, जिसके बाद उन्होंने यह तय किया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे।